सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 9th biology. Chapter name is the building, the basic building of life. Today we are going to discuss about generally about cell wall and cytoskeleton, cytoskeleton है and virus, viroid and prokaryotic, eukaryotic. What are the major difference between the prokaryotic and eukaryotic? ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है मेजर डिफरेंस, आगे हम देखेंगे उसको। अब ये फिर से इंट्रो पार्ट है, देख लीजिए इसमें, ठीक है, बाद देख लीजिएगा इसको। तो आज हम टॉपिक टू भी जो कवर्ड है उस पर हम पहले जनरली डिस्कस करेंगे सेल वॉल क्या होती है। दूसरा है हमारा सेल का कुछ इंटीरियर पार्ट, 9th में दिया हुआ है कि में हम उसमें देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन टॉपिक हो ही गया था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है उसका कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको देखना है। वायरस और वायराइड क्या है, साइक्लोस्केलेटन क्या है, और व्हाई डू वी नीड सेल ऑर्गेनेजेस, मतलब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेज की जरूरत क्यों पड़ती है, काहे मुझे मतलब हम लोगों को सेल ऑर्गेनेज उसमें क्यों प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब क्यों यूज क्यों होता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल का डिस्कशन करने के उसके बाद नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सब पार्ट बाय पार्ट चलते रहेगा, चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है जनरली? सेल वॉल पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सेल वॉल क्या होती है, जैसे एनिमल के ऊपर सेल वॉल, एनिमल जो सेल होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होता। काहे नहीं होता? क्योंकि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद से कर सकते हैं, खुद से अपने सेल को हम बचा सकते हैं, खुद से हम अपने बॉडी को बचा सकते हैं। कोई फिजिकल डैमेज हो, केमिकल डैमेज हो गया और टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, तो हम उसको खुद से बॉडी को अपने कवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि मेन हमारे पास ब्रेन है जो कि हमको एक सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड बना देता है, पूरे बॉडी को कौन सा बना देता है कि हम कैसे किस इन्वायरमेंट में कैसे क्या करना है, किस इन्वायरमेंट में कैसे चेंज करना है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई ब्रेन वाला सिस्टम नहीं, तो उसके लिए जो भगवान है वो क्या किया उन्होंने कि एक्स्ट्रा कवरिंग दे दिया सेल वॉल। जैसे हमारे बैक्टीरिया है, उनको कोई भी ऐसे भी कहीं भी मार सकता है उसको। आप जम्स आ जाते हैं आपके हाथों में तो आप डेटॉल का यूज करके उसको खत्म कर देते हो। फंगस आता है तो कुछ ऐसे स्प्रिट मतलब ला के खत्म कर देते हो। ये स्प्रिट जनरली जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम नहीं ध्यान देते, उनको हम ऐसे ही फर्टिलाइजर्स का यूज करके वीडीसाइड्स को खत्म कर देते हैं। ऑक्सीजन का यूज करके जो कि 2,4-D करके होता है ऑक्सीजन, उसका यूज हम करते हैं वीडीसाइड्स में। तो उन सबको बचाने के लिए भगवान ने क्या किया कि उनका भी पॉपुलेशन रहे, तो हमने क्या मतलब उन्होंने बनाया कि एक उनके बाहर से बाउंड्री दे, मेम्ब्रेन तो है ही, बाउंड्री दे दो सेल वॉल, जिससे क्या होगा इनको अलग से एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे इनकी जो अंदर की मेम्ब्रेन अगर मुड़ भी जाती है, सिकुड़ भी जाती है, लेकिन बाहर की मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है वो सही रहे, उसका शेप नहीं चेंज होगा। जैसे अभी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसमें एक ओनियन पील का मतलब ओनियन को ऐसे लोगे, हल्का सा उसके ऊपर एक लेयर को फाइन कट करना होता है। फाइन कट करोगे तो एक लेयर आएगी, उस लेयर को जैसे तुम एक कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालोगे जहां पे पानी कम रहेगा, चीनी ज्यादा रहेगा, तो होगा ये कुछ समय बाद कि जो उसकी सेल्स को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तो उसकी जो सेल्स होंगी ओनियन आपका प्लांट के अंदर आएगा, उसके पास सेल वॉल को, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन वो ऐसे मुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों श्रिंक हो जाएगी? बाहर पानी कम है, अंदर उसकी पानी ज्यादा है, उसके अंदर वैक्यूल भी है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया वाटर का फ्लो हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस हो जाना, और तुम्हारी अंदर की मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी। लेकिन बाहर की जो बाउंड्री जो सेल वॉल है, बाहर की जो सेल वॉल वाली बाउंड्री है वो श्रिंक नहीं होगी। यही तो है उसका सिस्टम, वही वेरिएशन कर देता है। बाहर वाली कितना भी कुछ हो जाए, पेड़ के ऊपर तुम ऐसे पैर मार देते हो, पेड़ के ऊपर तुम चढ़ जाते हो, उस पर तुम कुल्हाड़ी जिसे एग्स बोलते हैं उसको मार देते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, बाहरी बनावट। उसकी मेम्ब्रेन श्रिंक हो सकती है लेकिन उसका सेल वॉल श्रिंक नहीं हो सकता। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं, जैसे मान लो किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को तुम उसमें डाल दो, लेकिन जनरली प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ना,
प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कुछ प्लाज्मा कंटेंट बाहर चला, श्रिंक हो गई सेल तुम्हारी। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो श्रिंक हो जाती है जनरली, हाई कंसंट्रेशन रीजन में डाल दोगे, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में डाल दोगे तो श्रिंक हो जाएगी, उसका वाटर बाहर निकल जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। लेकिन इसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, लेकिन डीप प्लाज्मोलाइसिस से मतलब उल्टा हो जाना। अभी सेल वॉल्स, अभी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है, अब उसको तुम कंसंट्रेटेड में डालो तो श्रिंक हो गई, लेकिन अगर तुम उसको नॉर्मल में डाल दो, कंसंट्रेशन से डाइल्यूट में डाल दो, तो फिर से नॉर्मल सेल ले। ये ऐसा देखने को मिलता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम डी प्लाज्मोलाइसिस भी देखते हैं, प्लाज्मोलाइसिस भी देखते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में हम, एनिमल सेल्स के अंदर हम जनरली प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है। डी प्लाज्मोलाइसिस कैसे करोगे? हो भी सकता है, इसमें भी कर सकते हो, नहीं ओनली प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में, दोनों में दे सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जब तुम उसमें नॉर्मल सेल से डालोगे तो क्या होगा, उसका वाटर अपने अंदर गेन कर लेगा, तो फिर से वैसे हो जाएगा। जैसा नहीं देखते हो मार्केट में जाते सब्जी लेने, तो वहां सब्जियों के ऊपर हमेशा पानी छिड़कते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन रीजन बाहर की साइड, वहां वाटर लो है, तो अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा, तो ऑस्मोसिस हो जा रही है मेम्ब्रेन की वजह से, वाटर डिफ्यूज हो जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सब्जियां सिकुड़ जाती है, तो उसमें पानी मारते हैं हमेशा, ताकि बाहर का कंसंट्रेशन वाटर बराबर रहे, बाहर बराबर अंदर बराबर, चीजें बैलेंस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, सब्जियां तुमको ताजा दिखेंगी भले वो 4 दिन की। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी जो लाइनिंग है उनको डिस्कस करते हैं। सवाल समझ में आ गया ना, आउटर कवरिंग, सपोर्ट, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फंगस प्रोटेक्शन एंड फंगस से भी प्रोटेक्शन कर लेता है ये, तो स्क्रीन बंद होगी, हाँ ठीक है, फंगस से प्रोटेक्शन भी करता है, अलग अलग चीजों से प्रोटेक्शन करता है, कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, आगे चलते, क्या है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल वॉल, पर्पस एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का पर्पस क्या है और उसकी परमिएबिलिटी क्या है, मतलब वो कितना परमिएबल होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सील्ड स्टेशनरी प्लांट अगेंस्ट हार्श वाइंड एंड हैवी रेन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पहला काम सेल वॉल का। सेल वॉल का जो मोटा मोटा काम है वो क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिजिडिटी देना, फाइनल शेप देना, साइज देना और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बैलेंस करना। पहला पॉइंट तो इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया वो अलग है, उसको भी लिखे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी लिखना जरूरी होता है कि मास्टर जनरली एनसीईआरटी चेक करते हैं। लेकिन ये ऐसे मैं जो पॉइंट बताऊं गलत नहीं कि प्रोटेक्शन देगा, आउटर कवरिंग है, रिजिडिटी दे देगा, फाइनल शेप एंड साइज देगा, प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट देगा सेल्स को, तो ये भी सही, ठीक है। और दूसरा इसमें जोड़ देना इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन का मतलब क्या है कि बाहर के इन्वायरमेंट से उसको बचाए। बाहर ज्यादा ठंडा है, अंदर अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो बाहर ठंडा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर हम चाहे अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहेगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फिर्मनेस। स्ट्रक्चरल फिर्मनेस क्या होता है? स्ट्रक्चरल फिर्मनेस, मेंटेन द शेप ऑफ लीफ एंड फ्लावर टू कीप द प्लांट अपराइट। जैसा नहीं होता है, बोलते हैं कि हमारा फर्म डिसीजन है कि आप 6 घंटा पढ़ना, 7 घंटा पढ़ना, ये हमारा फर्म डिसीजन है, उसी को फर्मनेस लगा दिया गया। क्या लगाया गया? फर्मनेस, मतलब स्ट्रक्चरल फर्मनेस। इसका मतलब क्या होता है कि उसके बाहरी जो बनावट है उसको वो एकदम स्ट्रॉन्ग रखेगा। बाहर कुछ भी कर लो, बाहर तुम बुलडोजर चला दो, बाहर तुम गाड़ी चढ़ा दो, उसको कुछ भी कर दो, वो नहीं टूटे, वो ब्रेक हो जाएंगे। बाहरी बनाओ जो सेल मेम्ब्रेन का होगा, सॉरी सेल वॉल जो प्लांट को प्रोवाइड करेगी, प्लांट सेल को एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा। अंदर की मेम्ब्रेन बाहर को ऐसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है अगर उसका वाटर लॉस हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सेल वॉल होता है, तुम कहो कि वाटर लॉस कैसे हो गया, सेल वॉल जब प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि सेल वॉल हमारी मोर परमिएबल देन सेल मेम्ब्रेन होती है। वो सभी चीजों को अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारी रूट है प्लांट की, उसमें जो नीचे मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करे, तो सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे पहुंचना नहीं करेगा मिनरल, तो सेलेक्टिवली परमिएबल चीजें अंदर कैसे रहेंगी, प्लांट खाना कैसे बनाएगा, स्टार्च का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो लीव्स के अंदर स्टार्च स्टोर कैसे होगा। इसलिए सेल वॉल इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट है हाई परमिएबिलिटी, देखो मैंने पहले बता दिया, अलाउ वाटर डिसॉल्व मिनरल टू पास थ्रू फ्रीली, कोई स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन नहीं है, आराम से चीजें को क्रॉस कर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। डिसॉल्व वाटर ले जाओ, डिसॉल्व मिनरल ले जाओ, पानी ले जाओ,
अच्छा मिनरल ले जाओ, कोई दिक्कत। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की कहानी अलग हो गई। वाटर है, अच्छा वाटर है तो पोलर पोलर में जाएगा, ये मैं मेम्ब्रेन हूँ, सेल मेम्ब्रेन हूँ, सेल वॉल नहीं हूँ। अब मैं सेल मेम्ब्रेन बन गया। मान लो ऐसे बाहर कोई एनवायरमेंट चल रहा है, मैं सेल वॉल, वाटर है जाओ, मिनरल है जाओ, और कोई और चीजें, हाँ ठीक जाओ, कोई दिक्कत, जाओ जाओ। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को रोकना है नहीं, नहीं जा सकता है नहीं, अच्छा मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिव डिफाइन करके ठीक है जाओ। लेकिन मैं अब मेम्ब्रेन बन गया, अब मैं मेम्ब्रेन बन गया, वाटर पोलर हो, पोलर चीजें हैं अंदर, हाँ जाओ। मिनरल, मिनरल हाँ मतलब उसमें कुछ एनानिक भी हो सकते हैं, कैटानिक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अंदर कैसा है। अगर इस बाहर कुछ और आ गया, मान लो लिपिड आ गया, तो वो बोलेगा अच्छा लिपिड है, अच्छा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करना हो 2 मिनट रुको, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके तो तुम अंदर ले लेता हूँ, ऐसा चीज। फोर्थ पॉइंट, nutrient absorption, work with the cell membrane to help root draw nutrient from soil। न्यूट्रिएंट का भी एब्जॉर्प्शन कर देता है कौन, सेल वॉल। सेल वॉल को न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल है, साल्ट है, जनरली तुम्हारा अगर साल्टी एरिया है तो उसका सबका एब्जॉर्प्शन वो आराम से करके चलते हैं, सबको उठा लेके चलते हैं, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, सेल वॉल लिखना, तो लिख लीजिए सेल वॉल के बारे में जो भी लिख लीजिए सेल वॉल के बारे में। स्टार्ट करते हैं आगे, ये टॉपिक आज थोड़ा ज्यादा है। सेल वॉल अंडर ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ऑस्मोटिक स्ट्रेस का मतलब समझ रहे हो, क्या सेल वॉल ऑस्मोटिक स्ट्रेस में आ सकती है, मतलब उसमें ऑस्मोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देखते हैं। प्लाज्मोलाइसिस एक्सपेरिमेंट टेस्ट यूजिंग रोहियो लीफ एंड ओनियन पील इन शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में वही जो आगे बताया वही बता रहा है, फिर आगे वाटर लॉसेस क्या है इसमें, सेल लूज इंटरनल वाटर टू द कंसंट्रेशन वाया ऑस्मोसिस, देखो वही सेम चीजें जो मैंने एक्सप्लेन बताया ना, वही चीजें। थर्ड चीज फिब रिटेंशन, द इनर मेम्ब्रेन श्रिंक एंड फॉल अवे बट द आउटर मेम्ब्रेन होल्ड इट सेम, वही चीजें भैया। सेल वॉल श्रिंक नहीं होती, तुम सेल वॉल को अंडर ऑस्मोटिक प्रेशर रख के देख लिए क्या हाल है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, एकदम स्ट्रिक्ट है, हिल ही नहीं रहा है। लेकिन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन टूट जाती है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेल वॉल एकदम मतलब सेल वॉल किसी को भी अंदर आने दो, मोर परमेबल, हाईली परमेबल, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर में तुमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं हो, सेफ रिटेंशन अभी भी है। प्लाज्मोलाइसिस तुम पढ़ा के एक सेगमेंट देख चुकी हो ओनियन पिल के अंदर। एनिमल सेल कॉन्टेस्ट क्या हुआ, एनिमल सेल की कॉन्टेस्ट में देखिए, कॉन्टेस्ट मतलब एज कंपेयर उसके एनिमल, एनिमल के कंपेयर हम प्लांट को देखने जाते हैं क्या, सेल विथ अ वॉल लाइक ह्यूमन चिक सेल कंप्लीटली श्रिंक एंड कोलैप्स। क्या बोल रहा है देखो, क्या बोला जा रहा है देखो, एनिमल सेल की कंपेयर में अगर देखिए तो एनिमल सेल हमारी श्रिंक कर जाती है क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, एक्सटर्नल कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल है उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है क्योंकि उसके पास कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, उसके पास माइंड नहीं है, ब्रेन नहीं, उसमें ऐसा कोई सिस्टम कि वो पूरे बॉडी कंट्रोल करे, पूरे प्लांट की बॉडी कंट्रोल करे। इसलिए उसके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए बचने के लिए सेल वॉल है, जो क्या क्या प्रोवाइड करता है अभी ऊपर हमने देखा, हाईली परमेबल होता है, स्ट्रक्चर परमानेंस होता है, प्रोटेक्शन देता है, प्लाज्मोलाइसिस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर में रखा गया, कोई वेरिएबल नहीं हुआ, सेफ रिटेंशन है, और क्या है, वाटर लॉसेस, वाटर लॉसेस नहीं हुआ इससे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तुम डाले सेल वॉल को, उससे नहीं हुआ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर गई, सेल मेम्ब्रेन तुम्हारी क्या श्रिंक है। तो ये था हमारा क्या था मोटा मोटा सेल। फिर से देख सकते हो एक बार अगर देखना, लास्ट सॉल्व कर देते हैं। तो पर्पस ऑफ परमेबिलिटी सेल वॉल क्या थे, सेल वॉल हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करता है, स्टर्म फर्नेस है, सॉरी स्टर्म फर्नेस नहीं, स्ट्रक्चरल फर्नेस है, और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पोलर सॉरी परमेबल ज्यादा है, उसके बाद वाटर लॉसेस प्रिवेंट कर रहा था, और सेफ रिटेंशन कर रहा है, और क्या है, एनिमल सेल कॉन्टेस्ट में देखें तो एनिमल सेल श्रिंक कर रही है, प्लांट सेल श्रिंक नहीं कर रहा क्योंकि सेल वॉल। समझा गया सेल वॉल, आगे से इसको लिखना है तो लिख, एनिमल सेल फ्लेक्सिबिलिटी, एनिमल सेल इतना फ्लेक्सिबल काहे होता है, काहे हमेशा, मतलब एनिमल सेल को अगर हम एनिमल सेल को
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अगर हम मिक्स कर दे तो तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब उसको कोई भी कहीं भी सिकोड़ सकता है, मतलब कि ऐसे एकदम और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डालोगे तो इजी हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा, मतलब कुछ भी डिजाइन चेंज हो जाती है उसकी। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं, ये सेल वाले उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक हार्ड है। देखो जो प्लांट में है वही एनिमल नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। अगर बोला जाए कि प्लांट सेल फ्लेक्सिबल है कि एनिमल, तो एनिमल सेल फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि जो प्लांट में चीजें वो एनिमल में नहीं है, या सेलवाल नहीं है, सेलवाल नहीं और क्या, शेप शिफ्टिंग नहीं, क्यों? क्योंकि सेलवाल उसकी शेप को बना दे रहा था प्लांट में, लेकिन एनिमल में नहीं बना रहा। वही से लिखा देखो, नो रिजिड वाल, कोई रिजिड वाल नहीं है इसमें। एनिमल सेल लाइक और स्टिफ आउटर सेल वाल, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती। सिर्फ मैं इसको ऊपर उठा देता हूं। आगे, शेप शिफ्टिंग, सेल कैन अल्टर देयर फिजिकल शेप इजिली, क्यों? क्यों शेप चेंज कर ले रहा है? सेल वाला नहीं है, सेल वाल होता तो शेप काहे को चेंज कर पाता अपना भाई, कैसे चेंज कर लेगा? तो अपना ऐसा ही चेंज कर लेगा। सेल वाल है ना, प्लांट में सेल वाल है तो चेंज नहीं कर पाएगी। सेल मेम्ब्रेन होता तो अभी तुरंत चेंज हो जाता, क्योंकि वो तो थोड़ा सा थिन भी होती है, बाइलेयर भले होती है, क्योंकि वो चीजों को सेलेक्टिवली परमेट करती है, और उसके पास आउटर एक और बाउंड्री नहीं है, इसकी वजह से क्या है, उसका मॉलिक्यूल सब कुछ बाहर चला जाता है। थोड़ा सा भी कुछ कंसर्न डालो तो बाहर सब निकल जाएंगे, बाहर गेट खोल के बाहर। सेलवाल में ऐसा नहीं होता। टिश्यू मूवमेंट इसी की वजह से हो जाता है। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्ट सपोर्ट द मोशन ऑफ एनिमल टिश्यू, और तीसरा डायनेमिक फंक्शन, सेफ एडेप्टेबिलिटी, इंप्रूव ओवरऑल कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ऑपरेशंस। अब तुम खुद सोचो, कभी ऐसा सुना है कि प्लांट का ऑपरेशन हो रहा है? प्लांट का ऑपरेशन होते सुने हो? नहीं सुने। कि ऐसा हो गया कि प्लांट को कोई बीमारी हो गई और उसका कॉर्क जो होता है उसको काट उठ के हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें हम नब्स सब एकदम लगाएंगे, एकदम पूरा मतलब उसको कट उठ करके नई नब्स लगा के हार्ट किडनी सिस्टम सब सेट करेंगे। ऐसा कभी सोचा? ऐसा कोई प्लांट अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं आ जाऊंगा वहां पे। समझ आ रहा है? प्लांट में भी सुने कभी प्लांट का ऐसे डॉक्टर कहीं जाके प्लांट का इलाज कर रहा है, फाड़ के उसको उसमें नब्स नई नई नब्स लगा रहा है, तो सुने? क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसकी जो ओरिजिन है सेल, वो भले सेल टिश्यू बना रही है, टिश्यू ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म प्लांट बना दिया, लेकिन एक चीज जो शायद मतलब भगवान ने उसकी चेंज कर दी। क्योंकि लोग ऐसे फोन ही बात करेंगे तो पैर वो पेड़ को ऐसे लात मारते रहते हैं, ऐसे पैर से ऐसे मारते रहेंगे, उसकी लीव्स तोड़ लेंगे फालतू के, उसकी मतलब ऐसे घूमते घूमते उसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं, खा जाएंगे उस पत्ती उसकी। हाँ, वो क्लोरोफिल है, उसमें बात की अलग बात है, वो थोड़ा काम ही करता है, स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ग्लूकोज आता है, ठीक। लेकिन ऐसे फालतू उसको परेशान करते रहते हैं लोग। भगवान सोचा कि लोगों ने मतलब उसको एकदम परेशान करने लग गए, इसलिए सलवार बना दी। सलवार बनाने की वजह से क्या हुआ, तो उसको आउटर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिलेगा। भले उसमें नब्स हैं, सेल के ऊपर जो लीव्स होती है ना, उसमें वेन विनलेट्स सब होती है ना, जहां से उसका स्टार्च या फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन हमारी जो ना उसको, क्योंकि उसको लोग परेशान कर रहे थे, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। अगर ऐसा हो कि सेल वाल हट जाए तो प्लांट तुम्हारा ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, मान लो थोड़ा सा हवा है तो पूरा प्लांट गिर जाएगा नीचे, पूरा प्लांट ही निकल जाएगा, क्योंकि उसकी सेल मूव करेगी, टिश्यू मूव करेगा, ऑर्गन मूव करेगा, तो ऑर्गन सिस्टम मूव कर जाएगा। इसलिए प्लांट हमेशा ऐसे स्टक रहता है, एकदम ऐसे, जहां एक बार नीचे चला गया एकदम ऐसे, कितना भी हवा आ जाए, बहुत होगा ऐसे ऐसे कर लेगा, बहुत ज्यादा होगा तो वैसे कोलन काइमा टिश्यू होता है ना, नाम ध्यान रखना, कोलन काइमा टिश्यू, वो हल्का प्लांट को ऐसे ऐसे कहा देता है, बस ऐसे ऐसे, बस बस इतना ही करना है। अगर मान लो वही प्लांट सेल, अब ऐसे सोचो, अभी मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूँ, ये क्या है? प्लांट सेल है, प्लांट सेल के ऊपर सलवार आया एकदम बढ़िया वाली सलवार, अब आगे उधर से हवा चल रही, अब मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है? क्या है ये? सेलवाल काम कर रही है, सेलवाल काम करना बंद हो गई, हवा आ गया, प्लांट गिर गया नीचे, लोग प्लांट गिर गया तुम्हारा। अब सेल मेम्ब्रेन का देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मैं इसको हाथ को मूव कर सकता हूँ और ऐसे उंगलियां ऐसे कर सकता हूँ, ये क्यों मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर सेलवाल नहीं है। हमारी जो सेल्फ मूव कर रही है यहाँ की, ऐसे इसकी सेल्फ मूव कर रही है, तो टिश्यू मूव कर रहा है, टिश्यू मूव कर रहा है तो पूरा ऑर्गन मूव कर रहा है, और नर्व्स का कोऑर्डिनेशन, ब्लड का फ्लो होने की वजह से ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हाथ हिलाओ, अब हाथ भी हिलाना तुमको, हाथ भी हिलाना तुमको ऐसे, तो हाथ भी, ठीक, आगे समझ में आ गया होगा ना?
कि सेल की फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल सेल में क्यों होती है? नो रिजिड वॉल, नो सेफ शिफ्टिंग, सेल वॉल नहीं है, इसका प्रेजेंस नहीं है, डायनेमिक फंक्शन इसी की वजह से हो जाता है। मतलब सेल वॉल में मोटा मोटा नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल चल भी रहा है तुम्हारा, रिजिड भी नहीं है, और सेफ शिफ्टिंग भी हो रहा है, और टिश्यू का मूवमेंट भी हो रहा है, और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या, डायनेमिक फंक्शन भी हो रहा है। खत्म, आगे चलते हैं। इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैग करना है थोड़ा बहुत, नहीं ठीक है, आगे चलते। सेल इंटीरियर की बात करते हैं आगे। प्लांट सेल वॉल एंड बियॉन्ड। ऐसा नहीं कि प्लांट सेल वॉल के अंदर हम कुछ बियॉन्ड में देखने वाला है, इंफिनिटी पे नहीं, वो थोड़ा सा मतलब टॉपिक से बनाया गया उसको। देखते हैं क्या है। प्लांट सेल वॉल का जो सेलुलोजिक कंपोजिशन है, प्राइमरी मेड अप ऑफ टाइटली लिंक्ड ग्लूकोज यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या है तुम्हारे? ये फैट की हो सकती है, प्रोटीन्स की हो सकती है, सॉरी गड़बड़ हो गई, ग्लूकोज की नहीं, वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करता है ये, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ये है तुम्हारी जनरली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तुम्हारी लिपिड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड्स में तुम्हें नाम बताया था फॉस्फोलिपिड, ठीक। और जो प्लांट है ना, जो ग्लूकोज की कोई यूनिट है, इसमें क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और पेक्टिन, इन सब से बना होता है, ठीक। ये क्या है इसका, डाइटरी बेसिस, एक्ट एज एसेंशियल फाइबर टू एड ह्यूमन डाइजेशन। फाइबर प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि सेलुलोज इसके अंदर होता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन भी होता है, कुछ प्रोटीन, कुछ उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है, ठीक है। तो ये डाइटरी था, फाइबर प्रोवाइड्स, फाइबर का फॉर्मेशन करा देता है। माइक्रोबियल वॉल, फंगस और बैक्टीरिया आल्सो पोजेस वॉल। अब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि फंगस और बैक्टीरिया में कौन सी वॉल होती है, कौन सी वॉल होती है, कमेंट करके बताना कि बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी सेल वॉल है, क्या नाम है उसका, और फंगस के ऊपर कौन सी सेल वॉल है, कमेंट बता देना आंसर। नहीं, अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर में देख लो। स्ट्रक्चरल डिफेंस, these external wall provide vital support for protection। एक्सटर्नल डिफेंस क्या है, वही सिंपल सपोर्ट बता दिया ना। सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन है, रिजिड है, बहुत परमेएबल है, सभी चीजों को परमेएबल कर देता है, और सेफ रिटेंशन है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है, एकदम स्ट्रक्चर को एकदम ऐसे एकदम हिलने नहीं देगा, एकदम स्ट्रिक्ट से दे देगा, कभी चेंज नहीं होता है, फर्मनेस है इसके अंदर, बस यही कहानी खत्म। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको। मैं तो वैसे भी टेलीग्राम पे चला जाएगा ये आपका पीडीएफ। आगे चलते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। पहले मैं बताऊं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में, अगले पिछले लेक्चर की प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोबंधम क्या होता है। सॉरी, मैंने यूनिक्स और मल्टीसेल बताया, चलिए नहीं बताऊं, ठीक है, आगे इसमें बता। इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में होता है, सॉरी क्या लिखा गया है, पेन नहीं चल रही लगता है। अच्छा ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेक्शन हो गया। प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में प्रिमिटिव नहीं, ट्रू न्यूक्लियस या ट्रू क्रोमोसोम होते हैं, उसमें फॉल्स होता है। डायमीटर ऑफ टिपिकल से याद ही करना पड़ेगा, ये तो 10 माइक्रोमीटर, 10 से 100, जनरली यूकैरियोटिक बड़ा ही होता है। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूनिसेलुलर, और ये कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक्सेप्शनल केस मिलते हैं इसमें। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिजेस इसमें नहीं होते, इसमें होते। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होते, इसमें होते। प्रिमिटिव कौन है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं होता। बड़ा कौन है, यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम लार्ज हो, तो प्रोकैरियोटिक छोटा, इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, तो छोटे हैं। तो प्रोकैरियोटिक स्मॉल, यू मतलब तुम अपने साइड में हो, तुम लार्ज, ठीक है।
कितनी साइज, 10 से 100 माइक्रोमीटर, और इसमें 1 से लेकर 10 तक माइक्रोमीटर। और नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ये तो मल्टी हो, यू से रिलेट कर सकते हो, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से रिलेट करना मल्टीसेलुलर। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। इसमें से प्रोकैरियोटिक में एक जो न्यूक्लियस के अराउंड एक एरिया होता है जो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सॉरी, न्यूक्लियोइड। ये एक ऐसी एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जहां पे क्या होता है, वो अनडिफाइंड रीजन होता है न्यूक्लियस का, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझ आ गया होगा क्या है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में नहीं होता। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, इसमें होती है। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू क्रोमोसोम इसमें नहीं होता, इसमें होता है। साइज बताओ, इसकी साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, इसकी साइज 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। आगे बताते हैं। तो ये यूनिसेलुलर है प्रोकैरियोटिक, ये तुम्हारा मल्टीसेलुलर है। और क्या बताया जाता है? हाँ, और क्या है? बस हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो साइड में एक और था, जनरल डिफरेंसेस है। सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टिक लगा रहा हूँ, दिख रहा है ना? अच्छा, एनिमल सेल कट गई है। एनिमल सेल कट गया क्या? चलो को मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, चलो अब डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन अब तो दिख रहा होगा क्लियर, ब्लर आ गया थोड़ा, मुझको थोड़ा सा ब्लर आ गया। अब ठीक। सेल मेम्ब्रेन तुम्हारे इस बैक्टीरिया वाले में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेल वॉल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज द मेम्ब्रेन, इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। तो टी क्रॉस देख लेना क्या है, आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करना हो देख लो, नहीं तो क्या है एंजाइटी का डायग्राम। एंजाइटी का डायग्राम देखो, ये है तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, छोटा सा बैक्टीरिया आ गया, वहीं पर घूमते टहलते आ जाता है ये। ठीक है, इसका जो मैंने बोला ना, ये वर्ड जो है जो पीछे में वर्ड बताया हूं तुमको, न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं उसको, सही से देख लो। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऐसे दिख रहा है न्यूक्लियोइड, मैंने कहा लिखा है न्यूक्लियोइड। ब्लर आ रहा है अभी, अब तो ब्लर नहीं आ रहा होगा। न्यूक्लियोइड कट गया क्या? मुझे जो न्यूक्लियोइड सही से लिखते हैं, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोइड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। न्यूक्लियोइड, ठीक है, नीचे का डायग्राम देखो, वही है न्यूक्लियोइड जो मैंने लिखा है। ठीक है, न्यूक्लियोइड समझ आया ना? ठीक, ये देखो तुम्हारा ये प्लांट सेल है और ये तुम्हारा एनिमल सेल। दोनों कंपैरिजन देख लो। यहाँ पे इसमें मेम्ब्रेन है, इसका न्यूक्लियस में भी है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लगभग सब कुछ कॉमन है, बस डिफरेंस है तो किसका है? सेल वॉल का। सेल वॉल का भी है, अगर थोड़ा सा और डीप जाओगे तो वैक्यूल का भी डिफरेंस हो जाता है। इस हिसाब से देख लो, उतना डिफरेंस अपने में दिया नहीं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जनरली थोड़ा डिफरेंस देखोगे, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस। ये जनरली तुम्हारे स्मॉल होते हैं, ये जनरली तुम्हारा लार्ज होता है। साइज भी हमने देखा है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर, इसकी साइज हमने देखा है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर।
पहला हो गया साइज। दूसरा, ये फास्ट डिवाइड करता है, बहुत ही फास्ट डिवाइड कर लेगा, इसलिए तुमको इन्फेक्शन बैक्टीरिया जल्दी हो जाते हैं। जनरली जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, सिंगल सेल होता है, ये होते हैं स्लो डिवाइड, ये होते हैं तुम्हारे स्लो डिवाइड, धीमे धीमे डिवाइड करते हैं। तीसरा, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए होता है। तीसरा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेजेस एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन यहां में भी है, यहां पे भी है, ठीक। और क्या है इसमें, फॉल्स क्रोमोसोम, इसमें ट्रू क्रोमोसोम होता है, देखा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती। जनरल डिफरेंसेस देखो, यही है, देख लीजिए जनरल डिफरेंसेस क्या लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे चलते, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विजुअल कंपैरिजन ऑफ सेल एंड टाइप्स, कुछ सेल्स की बाहरी बनावट को कंपेयर करेंगे। जैसे बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, अभी पता चला प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया है, पीपीएलओ है, माइक्रोप्लाज्मा है, बहुत सारे हैं, ठीक। सिंपल स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियोइड, फिर से आ गया वर्ड वही न्यूक्लियोइड, अनडिफाइंड जेनेटिक मटेरियल को उसको बोलते हैं। राइबोसोम है, सेल वॉल है, लोकोमोटिव अपेंडेजेस होते हैं बैक्टीरिया में से। पिलाई या टिम्ब्रे नहीं होता, इसमें जनरली टिम्ब्रे होता है जो तुम्हारा मूवमेंट करता है बाहरी वाला। प्लांट सेल यूकैरियोटिक, कैरेक्टर क्या है, रिजिड सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट है जो कि तुम्हारे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलता है। क्लोरोफिल तुम्हारा कहां मिलता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ठीक। प्लास्टिक तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तीन प्रकार के होते हैं, बाद में आगे देखना है, अभी नहीं, 11th 12th का है। इसकी रिजिड, प्लांट के पास रिजिड सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, प्लास्टिक भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक है, लैग सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर मान लो एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो भी सन को देख के सन को देखता रहेगा और अपना खाना बनाता रहेगा। अब पता चला फिर लास्ट में रेस्पिरेशन भी करना पड़ जाएगा, तब ह्यूमन बॉडी को इधर खड़ा होना पड़ेगा और कोई नीचे से तुम्हारे पैर में पानी गिराता रहेगा हमेशा, मतलब बीच बीच पानी गिराएगा ताकि तुम फोटोसिंथेसिस कर पाओ, तो ये नया वर्जन हो जाएगा, ठीक है। फीचर डिस्टिंक्ट है, लाइसोसोम इसके अंदर भी है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और स्मॉलर वैक्यूल, ठीक है। ये जनरल तुम्हारे कंपैरिजन है कुछ चीजों का। बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी सेल वॉल है बता दिया मैंने पिछले लेक्चर में, फंगस के ऊपर कौन सी सेल वॉल है बता दिया मैंने, ठीक है। एक चीज अगर ध्यान देना है तो मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन एक बाद में पढ़ना भी जरूरी नहीं है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए क्या है वायरस के बारे में, सॉरी विजुअल कंपैरिजन ऑफ सेल टाइप्स का। विजुअल कंपैरिजन क्या है वो आप देख सकते हैं, क्या है देख लीजिए विजुअल कंपैरिजन। आगे चलते हैं हम वायरस, वायराइड एंड साइक्लोस्केलेटन के बारे में। सेलुलर इन्फेक्टस एजेंट, ए सेलुलर इन्फेक्टस एजेंट आपके वायरस वायराइड, जो सेल है ये नहीं है, ए सेलुलर है, मतलब वो सेल नहीं है कुछ, वो कुछ तुम्हारी
नॉर्मल क्या हो सकती है? क्या है तुम्हारा इसमें लिखा हुआ? कोई नॉर्मल प्रोटीन पार्ट हो सकता है उसका, वो सेल नहीं है, रिप्रेजेंट सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता। यही सेल थ्योरी में एक्सेप्शन हो गया था कि वायरस के बारे में बता ही नहीं पाए लोग। तो नारे मिथाइल साइलेंट फ्लोरा साउंड थे, जो कि अभी सेल थ्योरी आगे आएगी तो उसमें लोग नहीं बता पाए थे कि वायरस क्या है। वायरस उनका एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बी infectious entity like cell इंटर, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली इनके अंदर इंफेक्टस चीजें पाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या है? टू स्मॉल फॉर स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक स्केल देखें, मतलब इसका मतलब ये है कि इनको हम कैसे देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और डिटेल देखा तो मैंने पीछे बताया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करोगे डिटेल एक्सप्रेशन के लिए। तो वो नीचे दिखा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिकॉर्ड होती है ओनली विजिबल विद एडवांस इमेजिंग टूल्स। कुछ डिजिटल या एडवांस इमेजिंग टूल्स का यूज करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर लेंगे बैक्टीरिया के सेल या वायरस के सेल्स को देखने के लिए। यानी वो सेल नहीं है लेकिन उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं, या तो लाइट या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉन सेलुलर होता है। इसके 3 मेन कैटेगरीज हैं, ग्रुप इनटू वायरस, वायरॉइड एंड प्राइम्स। नॉन सेलुलर जो ए सेलुलर कैटेगरी, इसमें 3 आते हैं, वायरस, वायराइड, प्राइम्स। वायरस, वायराइड, प्राइम्स। वायरस, वायराइड, प्राइम्स से क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। जनरली कैसे होते हैं? इन्फेक्टस होते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? किसमें देखोगे? लाइट या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, नोट करना, नोट करना जब डिफरेंसेस है तीनों के बारे में। आगे चलते हैं। वायरस वर्सेस वायराइड वर्सेस प्राइम्स। वायरस, जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड बाय ए प्रोटीन कोड। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड, जनरली जैसा तुम्हारा वायरस दिखा दे रहा हूं, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं। ये इसकी टेल है, ये इसका कॉलर, सॉरी नेक होता है, ये नीचे वाला पार्ट इसका कॉलर है, ये इसका डीएनए बोल सकते हो, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये जो बाहर वाली देख रहा हूँ, ये बाहर वाली बाउंड्री यहाँ पे जा रहा हूँ, ये वाली, इसे बोलते हैं प्रोटीन कोड। ऐसा दिखता है तुम्हारा कुछ, बाहर की प्रोटीन कोड हो गई, उसका टेल है, नेक है, उसका कॉलर है। ये तुम्हारे क्लास 12 का पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं। वायराइड क्या होते हैं? नेकेड जेनेटिक मटेरियल लैकिंग प्रोटीन कोड। बाहर वाली जगह प्रोटीन को हटा दो तो फिर वो वायराइड बन जाएगा। और तीसरा प्राइम्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन एंटायरली लैकिंग एनी जेनेटिक मटेरियल। बताइए थोड़ा सा मिसफोल्डेड, बाहर जो बनावट जैसे थोड़ा मुड़ी रहेगी, और जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या होगा? लैक है, एनी नहीं, एनी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, वो है उसमें, मतलब कुछ ये नहीं। तो अगर तीनों में डिफरेंसेस देखोगे, वायरस कहता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन की कोटेड भी है, नेक है, कॉलर है, टेल है, सब कुछ प्रोटेक्ट करता है। वायराइड कहता है उसके अंदर प्रोटीन की कोट हट जाएगी, बस जेनेटिक मटेरियल चीज देखता रहेगा सबको, ऐसा प्रोटीन कोट खत्म हो गई। तीसरा प्राइम कैसे होते हैं? सब कुछ गायब, बस सब कुछ गायब, हल्का फुल्का प्रोटीन का अनफोल्ड मॉडिफिकेशन होगा तो काम खत्म, ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइम। इन्फेक्टस नेचर है, तीनों का है, ऑल 3 कॉजेज डिजीज डिस्पाइट बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, इन्फेक्शन तीनों कर देंगे, वायरस हो, वायराइड हो, प्राइम्स हो। वायरस बॉन्डेड प्रोटीन कोड प्लस डीएनए जेनेटिक मटेरियल, नेक को कॉलर सब टेल है। वायराइड प्रोटीन बढ़ा दो, केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तीसरा प्राइम्स अनफोल्डेड प्रोटीन, और कुछ नहीं है। लेकिन इन्फेक्टस नेचर तीनों का। इरेज कर दे रहा हूं इसको, अब देखो ये भी इरेज हो गया इसका, नेक और कॉलर। ठीक, तो वायरस है, वायराइड हो गया। साइक्लोस्केलेटन के बारे में आते हैं। साइक्लोस्केलेटन सेलुलर फ्रेमवर्क। सेल हमारी कैसे स्टेट में रहती है, ताकि मान लो कोई फिजिकल मैकेनिकल डैमेज हो, जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें ऐसे हाथ ऐसे मार दिया तो क्या यहाँ सेल की ब्रस्ट होंगे? सेल नहीं, जब तक और तीन चोट नहीं लगेगा तब तक यहाँ की सेल ब्रस्ट नहीं होगी। एक्सीडेंट में जल्दी बहुत ज्यादा सेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाती है तो ब्रस्ट हो जाती है।
अब तुम नॉर्मल ऐसे इसको ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो, या इसको ऐसे हाँ ऐसे से दबा रहे हो, इसको ऐसे से कर रहे हो, तो ऐसे सेल डैमेज नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइक्लोस्केलेटन होता है उसकी हेल्प से इसको एक शेप मिला रहता है। जो थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस होगा तो ऐसे नहीं, जो हमारे बाइक में स्प्रिंग लगा होता है वो पीछे, ताकि गड्ढे गुड्ढे में जब आई आती है तो ऐसे दब दे करके ऊपर आ जाती है, धीमे ऐसे नीचे भी ऊपर आ जाएगी। उसी तरह इसमें भी एक सिस्टम है। मतलब साइकिल सिस्टम क्या है, हमारी जो बाइक की जो स्प्रिंग है वही यहाँ पे स्प्रिंग काम कर रहा है। तुम्हारा हल्का सा जैसे नहीं, मान तुम्हारे ऐसे तो हल्का से यहाँ पे दबाया अपनी सेल्स यहाँ की टिश्यू को दबाए, तो थोड़ा बहुत सेल ऐसे 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 नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर दे, ऐसे कर रुक जाएगी, ठीक है, कोई मूवमेंट है। फिर से ऐसे रीगेन कर ली से। अब ज्यादा दबा दोगे तो उसका रिएक्शन या उसमें कुछ हो जाता है, या उसका कुछ उसकी बॉन्डेड ब्रेक हो जाती है, इसकी वजह से ब्रश हो जाती है, तो वहां ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा कलर आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे ब्लड जमने लगता है, तो अलग वेरिएशन होता है। वो तुम्हारे बहुत ज्यादा एक्सेसिव या बहुत ही मासिव चीज से जब लड़ते हो तब होता है। तो साइकिल जैसे हमने बता दिया क्या है, इंटरनल नेटवर्क अ कॉम्प्लेक्स वेव फाइन फाइबर्स रनिंग थ्रू आउट द यूकैरियोटिक सेल। साइकिल से यूकैरियोटिक सेल नहीं मिलता है, फाइन फाइबर का फॉर्मेशन है, फाइबर्स के अंदर बने रहते हैं, तो तुम्हारा ये स्प्रिंग का काम करता है, जो हमारे बाइक को मोटा उसका यहाँ पे काम है, ठीक है। तो इससे सपोर्ट क्या एक्ट एज ए सपोल्डिंग टू मेंटेन द सेल एंड फिजिकल सेवा। अच्छा हुआ जो मतलब इसकी नहीं है, जो मैंने बताया हूँ कि इसकी जो फोल्डिंग ना हो पाए, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बाइलेयर में वो फोल्ड ना हो, या ये ब्रेक ना हो, उसी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है इसका? देखो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर सकता है। तुम स्ट्रक्चरल सपोर्ट में क्या बता सकते हो साइक्लोस्केलेटन के बारे में, कैसे उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, इसको जो इसकी फोल्डिंग हो जा रही है, जो इसकी फोल्डिंग होने से प्रिवेंट कर रहा है, मान लो पूरी तरह से बेंड ना हो जाए, इसकी फोल्डिंग हो ना जाए पूरी तरह, तो उसी को तो बेंड कर रहा है ताकि इसे बेंड हो फिर रीगेन कर ले। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। थर्ड पार्ट, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट, पावर सेलुलर मोमेंट एंड डायरेक्ट द ट्रैफिक ऑफ इंटरनल कार्गो। पावर सेलुलर मूवमेंट ये कहता है सेल को मूवमेंट कराना है, मान लो सेल तुम्हारे से मूव करते चली जा रही है, तो इसको मूवमेंट कराने में भी इसका हेल्प होता है, इसलिए बोलते हैं पावर सेलुलर मूवमेंट, ठीक। माइक्रोस्कोपिक स्केल टीनी है, बहुत ही छोटा है, ओनली विजिबल यूजिंग एडवांस इलेक्ट्रॉन। एडवांस इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में भी, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आप वो चाहिए क्या देखने के लिए, माइक्रोस्कोप चाहिए तब उसको तुम इसको देख सकते हो। तो ये मोटा मोटा तुम्हारा साइक्लोस्केलेटन क्या होता है? साइक्लोस्केलेटन फाइब्रस नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक में होता है, फिजिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग को बचाता है ताकि ऐसे से तुम्हारी ब्रेक ना हो जाए, फिर से रीगेन कर ले। और तीसरी चीज इसमें क्या है, हाँ मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोर्थ चीजें, माइक्रोस्कोपिक स्केल बहुत छोटा है, अलग माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज, ठीक। अब अपने आते हैं एक और नए टॉपिक पे जिसका नाम है Why do we need eukaryotic cell? हम यूकैरियोटिक सेल्स में why do we need यूकैरियोटिक सेल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हमें यूकैरियोटिक सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल डिराइव फ्रॉम यूकैरियोट से बोलते हैं यू कैरियन। तो यू कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस और यू का मतलब ट्रू, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, एकदम ट्रू न्यूक्लियस रहेगा, क्या बोलते हैं उसे? यू कैरियन। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना। फीचर्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। आगे बताइए, तुमको यूकैरियोटिक देखना बताया हूं, तो वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये जिससे जिस वर्ड से डिफाइन होता है उसे बोलते हैं यू कैरियन या यू कैरियन बोल सकते हो, ठीक है। और क्या है, कंटेन सेवरल स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड। इसके अलावा आगे सब बता दें पीछे, मेम्ब्रेन बॉन्ड और मेम्ब्रेन सब यहाँ पे चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑयल ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन, मतलब ये देखते हो उसमें कि वो आगे आगे पढ़ेंगे कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्लेस होगी, सेंट्रोसोम यहाँ पे होगा, फिर राइबोसोम यहाँ न्यूक्लियस हटा हुआ है, तो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर तुम्हारा गोल्गी बॉडी, फिर तुम्हारा लाइसोसोम, फिर ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक। तो लास्ट प्राइमरी एग्जांपल तुम प्लांट और एनिमल से देखो, काम खत्म हो गया, यही है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट, क्योंकि यूकैरियोटिक्स मैंने तो पीछे बता दिया, ठीक है।
कहाँ चले गए? नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। यूटिलिटी से मैंने पहले पीछे बताया, उसको आपको क्लासिफिकेशन में कराना वही है। उसको क्या क्या है देखो, एक बार और देखो। यूटिलिटी मतलब ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरिया वर्ड से डिराइव। तीसरी दूसरी चीज कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, सब चीजें अपनी जगह सेट होता है। तीसरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, सॉरी जो तुम्हारी सेल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता, फास्ट स्लो डिवाइड करता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और क्या है, प्राइमरी लेवल प्लांट एंड एनिमल्स के एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अच्छा वही कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाई कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है प्लांट को। आगे चलो, थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई भी हो, उसके तीन बेसिक कंपोनेंट है जिससे हम बोलते हैं कि हाँ ये सेल दिख रही है कि नहीं। पहला चीजें है, पहला है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस और फोर्थ है ऑर्गेन्स। तीन बेसिक अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म उसका जो फ्लूइड है मैट्रिक्स है, और न्यूक्लियस उसका मेन सेंटर होता है। तो कंपनी को सेल वाली जो सेल हमारी जो एक कंपनी उसको चलाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिबल होता है, बैरियर करता है एंट्री और एग्जिट का। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक है, सबस्टेंस है, फिलिंग द सेल इंटीरियर्स को भर देता है, जहां पे सेलुलर रिएक्शंस होती हैं। ऑर्गेन्स क्या है? सब सेलुलर कंपोनेंट है, प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म, मोस्टली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। और ऐसे ना सेल मेम्ब्रेन का सेल साइटोप्लाज्म पे ऐसे घूमते रहते हैं, कोई इधर घूमेगा, किसी का उधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, लेकिन अपने एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के बनाया कि हाँ तुम्हें इतना घूमना था, ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। अगर गॉल्जी बॉडी को बोलना कि तुम्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पास ही रहना है, हिलना नहीं है, तो हिलेगा भी नहीं। इसी को बोलते हैं सेटअप क्या? हाईली कंपार्टमेंटलाइजेशन। समझ गए? तो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और थर्ड तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस, जो कि मेन सेंटर है, कंट्रोल किया जा रहा है। प्रोमिनेंट बोला ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रोमिनेंट कंट्रोल सेंटर, हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रोमिनेंट कंट्रोल है, मतलब सेल तुम्हारी एक बड़ी कंपनी, उसका हेड कौन है? न्यूक्लियस। एटीपी या पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रेवयार्ड कौन है? लाइसोसोम। खत्म। सेल इंक्लूजन क्या होता है? सेल इंक्लूजन, सेल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। सेल्स के अंदर तुम्हारा मिनरल क्रिस्टल्स भी हैं, एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट और सब कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपोजिशंस भी होते हैं। एनर्जी रिजर्व भी बोलते हैं इसको, फ्यूचर सेलुलर सेल्स के लिए, फ्यूल के लिए। और प्लांट स्पेसिफिक स्टोर, कॉमन एग्जांपल फाउंड इन प्लांट है जिसे बोलते हैं स्टार्च, जो कि तुम्हारा इसी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा स्टार्च होता है, ठीक। और नॉन लिविंग सिस्टम चल रहा है लास्ट में। ठीक है, तुम्हारा जनरली सेल इंक्लूजन स्टोरेज क्या है, किसके बारे में? रिजर्व मटेरियल तुम्हारे कैसे हैं, क्रिस्टल्स कौन सा कैसे माउस स्टोर कर रहा है। तो बेसिक बेसिक चीज है, इतना मतलब उतना अगर थोड़ा सा डीपली ज्यादा होता है। ठीक है, आगे व्हाई डू वी नीड सेल ऑर्गेनेल्स? हमें सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें क्यों जरूरत रिक्वायरमेंट है कि हम सेल ऑर्गेनेल्स का यूज करें? क्यों जरूरत पड़ता है? क्यों हम यूज करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का? क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा पूरा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर हमारी एक लाइफ सेल बिल्ड करती है। सेल जो पूरा तुम्हारा काम करता है, जिसकी वजह से टिश्यू बने, टिश्यू का ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनिज्म तुम्हारा ये जो ह्यूमन लाइफ बन रही है, हाथ पैर हिला पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सेल क्यों ऐसे हो पा रहा है? क्योंकि सेल तुम्हारा वो सब फंक्शन कर ले रही है। इसी पहला क्या है? सेलुलर मल्टीटास्किंग, ऑर्गेनिज्म अलाउ सेल टू परफॉर्म मल्टी लाइफ प्रोसेस, पहला रीजन। फंडामेंटल कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी तुम्हारा एक इंजीनियरिटी का पार्ट है। एफिशिएंसी बोथ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर टास्क। एफिशिएंसी बूस्ट करता है, कैसे बूस्ट करता है? अगर मान लो एक ही सेल, मैंने तो बता दिया पहले, एक सिंगल सेल एफिशिएंसी का, मल्टीसेलुलर एफिशिएंसी ज्यादा, बस काम खत्म। तो एफिशिएंसी बूस्ट भी कर रहा है, फंडामेंटल कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर रहा है, सेलुलर मल्टीटास्किंग उसको बना दे रहा है। मतलब अलग अलग चीजें हैं, न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग, एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब कुछ अलग काम चल रहा है। बस किसी को बोलते हैं, इसीलिए हम नीड करते हैं इसका, हमें किसका रिक्वायरमेंट है? हमको किसका रिक्वायरमेंट हो रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स का, क्योंकि हमारा कंपोजिशन कंपार्टमेंटलाइजेशन भी हो सके, लाइफ चल भी सके, और मल्टीटास्किंग हो सके, एनर्जी बूस्ट हो सके, एफिशिएंसी बूस्ट हो सके। अब हम चलते हैं इस आज के सेशन के सबसे लास्ट पार्ट में, जो हमारा है लिविंग फैक्ट्री एनालॉग। सेल को एज हम फैक्ट्री कंटेंट करते हैं, कैसे समझा होता है?
सेल हमारी एक मेन फैक्ट्री है, न्यूक्लियस उसका मेन सेंटर है, पावर पॉइंट तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ग्रेवयार्ड तुम्हारा लाइसोसोम है, असेंबली लाइन मतलब जो चीजें बन रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ कहां जा रहा है, राइबोसोम की फॉर्मेशन में, लाइसोसोम में निकल जा रहा है, गोल्गी बॉडी इसकी पैकेजिंग कर रही है। यही है तुम्हारा मॉडल एनालॉग, या तुम्हारा क्या है, लिविंग फैक्ट्री एनालॉग। वाइंड अप, खत्म। सेल एज ए फैक्ट्री है तुम्हारी, एक सिंगल यूनिट से तुम्हारी फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। उसमें मेन सेंटर तुम्हारा न्यूक्लियस है, पावर पॉइंट तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है, एटीपी सेंटर क्या बोलते हैं, एटीपी का हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं, लाइसोसोम तुम्हारा ग्रेवयार्ड चलाता है, असेंबली लाइन है तुम्हारा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फूड प्रोडक्ट करते हैं उसको खींच के लेके जाएंगे, गोल्गी बॉडी में इसका फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी में इसका पैकेजिंग हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट। और शिपिंग एंड हैंडलिंग, कोई देखो लास्ट का लिखा हुआ, शिपिंग एंड हैंडलिंग होगा गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस तुम्हारा मेन सेंटर, सेल तुम्हारी बड़ी फैक्ट्री, और न्यूक्लियस ऑर्डर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बताओ प्रोटीन और लिपिड बना दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, गोल्गी बॉडी उसको खींच लेगा और वहां से लाइसोसोम और राइबोसोम बना बाहर फेंक देगा, बस अलग अलग देगा, तुम्हारे पूरा साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन बन जाएगा। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए हमारा। तो ये है हमारा आज का पूरा खत्म, नोट करना। तो आज का सेशन यहीं पे होता है वाइंड अप, खत्म, एंड हो जाता है। क्या था मोटा मोटा लिविंग सेल का एनालॉग क्या था, सेल मेम्ब्रेन तुम्हारी बड़ी मेम्ब्रेन है, फैक्ट्री है, न्यूक्लियस तुम्हारा सेंटर है, ऑर्डर है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तुम खाना बनाओ, प्रोटीन और लिपिड बनाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और वहां से चीजें बनी, गोल्गी बॉडी में पैक हुई, उससे ग्लाइकोसाइलेशन से निकल गया प्रोटीन, और ग्लाइकोसाइलेशन से कुछ और निकल गया, हो सकता है लाइसोसोम निकल जाए और उसमें तुम्हारा प्रोटीन निकल जाए। वो क्लास 12 का पार्ट है, अभी नहीं पढ़ना। मेजर मेजर पैकेजिंग, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल, लाइसोसोम तुम्हारा ग्रेवयार्ड की तरह काम करेगा, और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के काम में आता है, और क्लोरोप्लास्ट अगर प्लास्टिक हो गई तो वो चीजों को कलरफुल बना देगी, कलरफुल दुनिया इसी वजह से दिख रही है, क्योंकि नहीं पेड़ में सही कलरफुल दुनिया रंग बिरंगी जो चीजें हरी भरी दिखती है ना, हरी पीली नीली, वो सब प्लास्टिक की वजह से। बस माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल है, न्यूक्लियस में हो गया खत्म, राइट। और लास्ट में इसमें एक बैंड पीपीटी इंक्लूडेड है, और उसको आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।